नमस्कार। आज हम भारतीय खेल इतिहास के एक बहुत ही खास पन्ने को खोलने वाले हैं। एक ऐसा नाम जिसके बिना सही कहूं तो भारतीय हॉकी की कहानी अधूरी है। मेजर ध्यानचंद। उन्हें दुनिया भर में क्या कहते हैं? हॉकी का जादूगर, द विज़र्ड ऑफ हॉकी। हमारे पास जो जानकारी है वो मेजर ध्यानचंद की जिंदगी, उनके खेल, उनकी असाधारण उपलब्धियों और कुछ बड़े दिलचस्प किस्सों पर आधारित है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं, कहानियां हैं उस दौर की। तो आज हम इन्हीं स्रोतों में थोड़ा गहरा उतरेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि भाई क्यों किसी खिलाड़ी को जादूगर कहा गया। ऐसा क्या था उनके खेल में, क्या खास बात थी जिसने दुनिया को हैरान कर दिया? सिर्फ हुनर था या कुछ और? ठीक है, चलिए इसे खोलते हैं। ये जो टाइटल है, हॉकी का जादूगर, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है ना? लेकिन ये सिर्फ एक निकनेम नहीं था। ये उनके खेल के उस लेवल का सबूत है जिसकी कल्पना करना भी शायद आज मुश्किल है। मेजर ध्यानचंद। जन्म हुआ 29 अगस्त 1905, प्रयागराज, जो तब इलाहाबाद था। वो नाम जिसने भारत में हॉकी को एक नई पहचान दी। बिल्कुल। और ये जादूगर शब्द के पीछे वजहें थी, ठोस वजहें। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी, मैदान पर दिखता था साफ। उनका खेल सिर्फ गोल करना नहीं था, हालांकि उसमें तो वो माहिर थे ही। असल कमाल था उनके स्टिक वर्क में। मतलब जिस तरह वो स्टिक से गेंद को काबू में रखते थे, वो अद्भुत था। ऐसा लगता था जैसे गेंद उनकी स्टिक से बंधी हो, पूरी तरह उनके इशारों पर। स्टिक वर्क की बात आपने कही, थोड़ा और समझाएंगी इसे? मतलब उस वक्त के बाकी खिलाड़ी ऐसा नहीं कर पाते थे, क्या चीज अलग थी उनमें? देखिए, हॉकी में गेंद कंट्रोल करना तो हर खिलाड़ी के लिए जरूरी है ना? लेकिन ध्यानचंद जी जिस लेवल पर ये करते थे, वो साधारण नहीं था, असाधारण था। उनकी ड्रिबलिंग, मतलब गेंद को स्टिक से आगे बढ़ाते हुए दौड़ना, इतनी तेज, इतनी सटीक कि दुनिया के जो बेस्ट डिफेंडर्स थे वो भी चकरा जाते थे। कई कई खिलाड़ी मिलकर भी उनसे गेंद नहीं छीन पाते थे अक्सर। उनकी कलाइयों का लचीलापन, उनकी नज़र की तेजी और उनका जो अंदाज़ा लगाने का हुनर था कि आगे क्या होने वाला है, ये सब मिलकर उनके खेल को एक अलग ही लेवल पर ले जाता था। वो ऐसे एंगल से गेंद निकालते, पास करते, जिसके बारे में शायद कोई सोच भी नहीं सकता था उस वक्त। ये सिर्फ शारीरिक हुनर नहीं था, ये खेल की गहरी समझ थी, एक तरह की कला थी। और इसी इसी अविश्वसनीय कंट्रोल की वजह से वो मशहूर किस्सा भी है ना, जिसका जिक्र होता है, बर्लिन ओलंपिक्स के टाइम का, जब कुछ विदेशी खिलाड़ियों को शक होने लगा था कि उनके स्टिक में कुछ गड़बड़ है। मतलब उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई इंसान गेंद पर ऐसा कंट्रोल कैसे रख सकता है। यहां बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। हाँ, ये किस्सा बहुत मशहूर है। कहते हैं कि एक बार हॉलैंड में, मतलब नीदरलैंड्स में, एक मैच के दौरान उनकी स्टिक सचमुच तोड़कर देखी गई थी, ये चेक करने के लिए कि कहीं अंदर कोई चुंबक या कुछ और तो नहीं लगा जिससे गेंद चिपकती हो। सच में तोड़ा गया? हाँ, ऐसा कहा जाता है। और जाहिर है उन्हें कुछ नहीं मिला। फिर बर्लिन ओलंपिक 1936 में भी ऐसी बातें उड़ी। ये घटनाएं चाहे थोड़ी बढ़ा चढ़ाकर ही क्यों न बताई जाती हों, एक बात तो साफ करती हैं, ध्यानचंद का हुनर इतना हैरत अंगेज था कि लोगों को उस पर यकीन करना मुश्किल था। ये उनके कमाल का सबसे बड़ा सबूत था कि उनका खेल जैसे कुदरत के नियमों को चुनौती दे रहा हो। अविश्वसनीय, सच में। और इसी हुनर ने, इसी जादू ने भारत को हॉकी की दुनिया में बादशाहत दिलाई। हम बात कर रहे हैं लगातार 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल्स की, 1928 एम्स्टरडैम, 1932 लॉस एंजलिस और 1936 बर्लिन। ये कोई छोटी बात नहीं थी, खासकर उस जमाने में। बिल्कुल नहीं, ये जीते सिर्फ मेडल नहीं थी, ये उस समय जब भारत पर अंग्रेजों का राज था, देश के लिए गर्व और आत्मसम्मान का प्रतीक थी। 1928 एम्स्टरडैम में फाइनल में भारत ने नीदरलैंड्स को हराया। 1932 लॉस एंजलिस में तो भारत का दबदबा ऐसा था कि उन्होंने यूएसए को 34-1 से हराया था, एक रिकॉर्ड मार्जिन। उसमें ध्यानचंद और उनके भाई रूप सिंह दोनों ने मिलकर बहुत गोल किए। और 1936 का बर्लिन ओलंपिक, वो तो और भी खास था। बर्लिन वाला क्यों ज्यादा खास था, क्या हुआ था? बर्लिन ओलंपिक हो रहा था नाजी जर्मनी में, एडोल्फ हिटलर की निगरानी में। माहौल में एक अलग ही तनाव था। फाइनल मैच था भारत और मेजबान जर्मनी के बीच, और हिटलर खुद मौजूद थे मैच देखने। बारिश की वजह से मैदान गीला था, भारी था। इससे भारत की जो तेज खेलने की स्टाइल थी उस पर असर पड़ रहा था। हाफ टाइम तक भारत सिर्फ 1 गोल से आगे था। फिर कहते हैं कि दूसरे हाफ में ध्यानचंद जी ने अपने स्पाइक्ड जूते उतार दिए
और नंगे पैर खेले ताकि गीले मैदान पर पकड़ बेहतर बने। नंगे पैर गीले मैदान पर फाइनल में? जी हाँ, और भारत ने वो मैच 8-1 के बड़े अंतर से जीता। ध्यानचंद ने खुद उस मैच में कई गोल किए थे। तो ये जीत सिर्फ खेल के मैदान पर नहीं थी, एक तरह से राजनीतिक मंच पर भी भारत की श्रेष्ठता का प्रदर्शन था वो। नंगे पैर खेलना, कमाल का जज्बा। और इन जीतों का असर क्या हुआ भारत पर? आपने कहा गर्व का प्रतीक थी। असर बहुत गहरा हुआ, स्थायी था। इन ओलंपिक जीतों ने भारत को दुनिया के नक्शे पर एक हॉकी सुपर पावर बना दिया। देश के अंदर इसने हॉकी को घर घर तक पहुंचा दिया। बच्चे ध्यानचंद जैसा बनना चाहते थे, गली मोहल्लों में हॉकी स्टिक दिखती थी। ये वो दौर था जब भारतीय हॉकी का सुनहरा युग शुरू हुआ और मेजर ध्यानचंद उस युग के सबसे बड़े हीरो थे। उनके नेतृत्व ने, उनके खेल ने पूरी पीढ़ी को प्रेरणा दी और भारतीय हॉकी की एक ऐसी विरासत तैयार की जो दशकों तक चली। और उनके गोल करने की क्षमता, आंकड़े भी तो हैरान करते हैं। कहते हैं कि पूरे करियर में, मतलब घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय सब मिलाकर 1000 से ज्यादा गोल किए, और सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय मैचों में ही 400 से ज्यादा गोल का जिक्र मिलता है। ये आंकड़े तो आज भी किसी स्ट्राइकर के लिए सपना है। हाँ, गोल स्कोरिंग के मामले में वो एक मशीन की तरह थे। लेकिन सिर्फ नंबर नहीं, उनके गोल करने का तरीका भी खास था। वो सही वक्त पर सही जगह होते थे। उनकी पोजीशनिंग सेंस कमाल की थी। मुश्किल से मुश्किल एंगल से गोल कर देते थे। वो टीम के लिए गोल बनाते भी थे और खुद भी करते थे। उनका खेल सिर्फ व्यक्तिगत कमाल नहीं था, वो पूरी टीम को साथ लेकर चलते थे। 400 से ज्यादा इंटरनेशनल गोल उस जमाने में, जब मैच भी कम होते थे आज के मुकाबले और खेलने की परिस्थितियां भी मुश्किल थीं, वाकई असाधारण है। और फिर आता है वो बर्लिन ओलंपिक वाला किस्सा जिसका जिक्र आपने पहले किया था, एडोल्फ हिटलर वाला। फाइनल में जर्मनी हार गया, उसके बाद हिटलर ने ध्यानचंद को बुलाया था। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें तो हाँ, ये घटना मेजर ध्यानचंद के सिर्फ खेल को नहीं, उनके चरित्र और उनकी देशभक्ति को भी दिखाती है। हिटलर उनके खेल से इतने प्रभावित हुए थे कि उन्होंने कथित तौर पर ध्यानचंद को जर्मन सेना में एक बहुत ऊंचा पद, शायद कर्नल का पद, और जर्मनी की नागरिकता ऑफर की। सोचिए, उस समय भारत गुलाम था और दुनिया की एक बड़ी ताकत का शासक आपको इतना बड़ा सम्मान और बेहतर भविष्य का लालच दे रहा था। ये तो वाकई बहुत बड़ा ऑफर रहा होगा। उन्होंने क्या जवाब दिया? मेजर ध्यानचंद ने इस पेशकश को बड़ी विनम्रता से लेकिन मजबूती से ठुकरा दिया। उन्होंने कहा, भारत मेरा देश है और मैं वहीं खुश हूँ। कुछ जगहों पर यह भी लिखा है कि उन्होंने कहा, मैंने भारत का नमक खाया है, मैं भारत के लिए ही खेलूंगा। वाह! ये जवाब उनकी गहरी देशभक्ति दिखाता है, अपने देश से उनका प्यार। उस दौर में नाजी जर्मनी के शासक को इस तरह मना करना, ये बहुत हिम्मत की बात थी। इस घटना ने उन्हें सिर्फ एक महान खिलाड़ी नहीं, बल्कि एक महान भारतीय, एक आदर्श नागरिक भी बना दिया। ये किस्सा सुनकर तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सच में, ये उनके व्यक्तित्व की गहराई दिखाता है। इसीलिए उन्हें सिर्फ हॉकी का जादूगर ही नहीं, बल्कि दुनिया भर में द विजर्ड, द मैजिशियन ऑफ हॉकी जैसे नामों से पुकारा गया। ये टाइटल उनके खेल की उस क्वालिटी को पकड़ते हैं जिसे शायद शब्दों में बताना मुश्किल है। तो इसका क्या मतलब है? जब हम मेजर ध्यानचंद की विरासत को देखते हैं तो इसका मतलब है कि ये सिर्फ आंकड़ों या मेडल तक सीमित नहीं है। हाँ, वो जरूरी है, पर उनकी विरासत उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि भारतीय भी खेल के मैदान में बेस्ट हो सकते हैं। उन्होंने गुलामी के दौर में देशवासियों में गर्व और आत्मविश्वास भरा। उन्होंने भारतीय हॉकी को एक पहचान दी, एक सम्मान दिलाया, जिसे दुनिया ने इंडियन स्टाइल कहना शुरू किया। कलात्मक, स्किलफुल, तेज, दुनिया ने लोहा माना भारतीय हॉकी का। आज भी इतने सालों बाद मेजर ध्यानचंद भारतीय खेल के सबसे बड़े आइकॉन में से एक हैं। उनका जन्मदिन 29 अगस्त भारत में नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाया जाता है। ये अपने आप में उनके महत्व को दिखाता है। हालांकि भारत रत्न देने की मांग लंबे समय से चल रही है, पूरी नहीं हुई है, फिर भी खेल जगत में उनका स्थान बहुत ऊंचा है। उनकी कहानियां आज भी नए खिलाड़ियों को प्रेरणा देती हैं, सिर्फ उनके हुनर के लिए नहीं, बल्कि उनकी खेल भावना, अनुशासन, विनम्रता और देशभक्ति के लिए भी। उन्होंने साबित किया कि महानता सिर्फ टैलेंट से नहीं, चरित्र से भी आती है। उनके दौर में दुनिया ने जो भारतीय हॉकी का लोहा माना, उस सम्मान की नींव में मेजर ध्यानचंद का नाम हमेशा रहेगा। तो अगर हम आज की बातचीत को समेटें तो मेजर ध्यानचंद मतलब हॉकी स्टिक से गेंद को नचाने वाला वो जादू, ड्रिबलिंग की वो कला जो डिफेंडर्स को पानी पिला दे, लगातार 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने वाला नेतृत्व,
400 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय गोलों का पहाड़ और देशभक्ति का वो जज्बा जिसने दुनिया के सबसे ताकतवर तानाशाहों में से एक के ऑफर को भी ठुकरा दिया। एक पूरी पीढ़ी को प्रेरित करने वाली शख्सियत। बिल्कुल सही कहा। और जब हम ध्यानचंद जैसे खिलाड़ियों के बारे में सोचते हैं जिनका हुनर लगभग जादुई लगता है, तो ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि खेल की दुनिया में जिसे हम जादू कहते हैं वो असल में है क्या? क्या ये सिर्फ सालों की कड़ी मेहनत और प्रैक्टिस से पाया गया असाधारण हुनर है, या इसमें कोई अनजाना सा तत्व, कोई एक्स फैक्टर भी होता है? ये बड़ा दिलचस्प सवाल है कि ये सिर्फ तकनीक है या कुछ और भी। और इसी से जुड़ा एक और सवाल है कि किसी एथलीट की विरासत को क्या चीज वक्त के साथ सचमुच अमर बनाती है? क्या वो उनके बनाए रिकॉर्ड और जीते हुए मेडल हैं, या फिर मैदान पर उनका बर्ताव, उनका चरित्र, मुश्किल हालात में उनकी प्रतिक्रियाएं और उनका अपने खेल और देश के लिए समर्पण? मेजर ध्यानचंद के मामले में शायद ये सब कुछ मिलकर ही उनकी विरासत को इतना स्थायी और इतना प्रेरणादायक बनाता है। वाकई, क्या चीज है खिलाड़ी को लेजेंड बनाती है? शायद इसका जवाब हर किसी के लिए अलग हो, लेकिन मेजर ध्यानचंद की कहानी हमें इन सवालों पर सोचने के लिए जरूर मजबूर करती है। उनका जीवन और खेल सिर्फ हॉकी का इतिहास नहीं, बल्कि प्रेरणा की एक कभी ना खत्म होने वाली कहानी है।